जय हिंद दोस्तों, मैं मुकेश श्रीवास्तव और इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है सूरत विभाजन। जस्ट इससे पहले जो वीडियो बनाए थे वो था बंगाल विभाजन, और मैंने लास्ट में कहा था कि भैया वीडियो पूरा देख लीजिएगा तभी आगे समझ में आवेगा। अगर आप नहीं देखे हैं, अगर पहला आप ये देख रहे हैं तो पहले वो आप जरूर देख लीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए पूरी कथा समझने की कोशिश करते हैं कि भाई सूरत में विभाजन क्यों हुआ और किसका हुआ था। तो कांग्रेस का। शुरू करने से पहले बता दूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करें जब तक अच्छा आपको ना लगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले भाई विभाजन किसका हुआ था? कांग्रेस का। कांग्रेस है क्या? तो संस्था है। और क्यों बनाया गया था? तो ये कांग्रेस का गठन इसलिए हुआ था कि जो अंग्रेज की जो नीतियां हैं, जो भारत के खिलाफ लागू होती है, उसका विरोध करना। एक तरह से हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों से फाइट करने के लिए इस संस्था का गठन हुआ था। तो शुरू करने से पहले इसका थोड़ा सा सारांश यानी परिचय देना बहुत जरूरी है। तो यहां पे बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 28 दिसंबर 1885 को। ठीक, कहां हुई थी? तो आप कहिएगा बंबई में हुआ था। एक संस्कृत कॉलेज था जिसका नाम था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज यानी विद्यालय। अब यहां पे पहला सम्मेलन भी हुआ था, तो उसके बारे में हम लोग जब कांग्रेस का बनाएंगे ना तब उसमें विस्तार से देखेंगे। यहां पर संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक थे A.O. ह्यूम, जो रहने वाले थे स्कॉटलैंड के। उन्होंने इस संस्था का निर्माण किया था, संस्थापक कहे जाते हैं। और जब पहला अधिवेशन हुआ था तो उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो मोमेश चंद बनर्जी। तो ये संस्था जब बना था तो जैसे हर साल के लास्ट में मतलब दिसंबर में एक अधिवेशन हुआ करता था। अधिवेशन का मतलब होता है सभा, और उसमें एक अध्यक्ष बनाए जाते थे। और हमेशा सभा इसलिए होता था कि कुछ आगे की योजना बनाना या सरकार के नीतियों का थोड़ा सा विरोध करना। तो ऐसे ही हर साल आपका ये अधिवेशन होते रहा और धीरे धीरे जाते जाते मतलब सोचिए 1885 से लेकर कितना अधिवेशन हुआ होगा। लेकिन 1907 में एक ऐसा समय आया कि भाई कांग्रेस का विभाजन हो गया। ठीक, यहां देखिए दिसंबर 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ, यानी इसीलिए इसको सूरत विभाजन कहा जाता है। और इसके पीछे रीजन क्या था? तो कांग्रेस में दो विपरीत विचारधाराओं का उदय हुआ था। दो विपरीत विचारधारा। अब जैसे मान लेते हैं ना, कभी कभी आप देखते होंगे जो बुजुर्ग होते हैं और युवा होते हैं उनकी सोच नहीं मिल पाती है। जैसे अगर युवा को अगर बाइक दे दिया जाए तो हुर करके चलावेगा, लहरिया मार के। और अगर मतलब अनुभवी आदमी को दीजिएगा तो आराम से चलावेंगे। ऐसे तो यही है, विचारधाराओं का थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है और इतना ज्यादा टकराव हो गया कि वो विभाजन का रूप ले लिया। तो पहले हम समझने की कोशिश ये करते हैं कि जो विचारधारा था उसका नाम क्या था। एक का नाम था उदारवादी, जिसको हम लोग नरमपंथी के नाम से जानते हैं। दूसरा था विचारधारा मतलब उग्रवादी, जिसको हम लोग गर्मपंथी के नाम से जानते हैं। अब इन दोनों के विचारधारा में अंतर से समझने से अच्छा है कि दोनों को दोनों साइड कर देते हैं और दोनों को बारी बारी से अंतर के रूप में समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए पहले अंतर देखते हैं। उदारवादी जो लोग थे वो अधिकतर जमींदार परिवार से थे और शहरों के उच्च मध्यम वर्गीय लोगों के बीच के वो लोग वहां से चुनकर आए थे। यानी एक तरह से कह सकते हैं थोड़ा पैसे वाले थे और जमींदार परिवार से थे, तो उनकी सोच भी थोड़ा सा स्ट्रांग होगी। अब यहां पे देखते हैं, स्ट्रांग तो होगी मतलब थोड़ा ऊंचा सोचते होंगे। अब यहां पे देखिए उग्रवादी के जो लोग थे वो क्या थे? शहरों के शिक्षित थे, शिक्षित और निम्न मध्य वर्गीय लोगों के बीच से वो लोग आए थे। तब यहां पे देखिए थोड़ा पैसा थोड़ा सा कम पैसा, यहां एक तुलना हुआ। दूसरा अगर बात करें हम तो इनका प्रेरणा स्रोत क्या था? तो वेस्टर्नाइज जो सभा था, मतलब जो सभ्यता था, यानी यूरोपीय जो सभ्यता था उसको अपनाए हुए थे और यूरोपीय इतिहास को भी लगभग मानते थे। लेकिन अगर उग्रवादी की बात करें तो भाई वो भारतीय इतिहास, संस्कृति, विरासत, परंपरा, हिंदू मूल्य ये सब मानते थे। तो यहां पे विचारधाराओं का थोड़ा बहुत अंतर आपको दिख रहा होगा। आते हैं नेक्स्ट, अगला बात करें कि उदारवादी चाहते क्या थे? वो ब्रिटिश के अंदर भी ही रहना चाहते थे और ब्रिटिश के जो कार्य प्रणाली थी उसको थोड़ा बहुत तो मानते थे। इसलिए ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे, यानी जो ब्रिटिश जो न्याय करता था उस पर ये विश्वास रखते थे। लेकिन उदारवादी उग्रवादी क्या करते थे? ना,
इनके जो न्यायप्रियता में कोई विश्वास नहीं था, ना कोई निष्ठा था। मतलब ये सिरे से खारिज कर रहे थे, भाई देश मेरा है तो हम आपके न्याय को क्यों माने। और ये कहते थे ना भाई ज्यादा नहीं, ज्यादा मत बोलो भाई, लोग दिक्कत कर देगा। तो ये लोग उदारवादी थे। और आते हैं नेक्स्ट, अगला यहां पे देखिए, ये ब्रिटेन के राजनीतिक संबंध में भारत की सामाजिक, राजनीतिक, संस्कृति हितों के लिए लाभदायक होंगे। मतलब इनका यह विश्वास था कि जो ब्रिटेन जो है वो सामाजिक, राजनीतिक और संस्कृति हितों के लिए अच्छा है। किसके लिए? भारत के लिए। इनका यह विश्वास था। अगर हम उग्रवादी की बात करें यानी गर्मपंथी की बात करें, इनका मान्यता था कि ब्रिटिश का कोई भी संबंध यानी कोई भी कार्य वो भारत के हित के लिए नहीं था, वो एक आर्थिक शोषण का जरिया ही है। दोनों में अंतर यही है। अगर फिर बात करें अगर हम यहां पे देखें, यह ब्रिटिश ताज के प्रति निष्ठा रखते थे, इनका ये अंतर। तो इनका बात करें अगर हम, तो यहां पर कि इनका विश्वास नहीं था, भाई ये मानते ही नहीं थे, तो इसलिए बात क्लियर हो गया। आगे अंतर देखते हैं यहां पर, जैसे मान लेते हैं कांग्रेस है और कांग्रेस उच्च मध्यवर्गीय के थे। तो अगर हम बात करें कि हम लोग चाहते हैं कि जनसभा हो या जन जन भाग ले आजादी को लेकर, तो इनका मानना था कि भाई जो शिक्षित वर्ग है वो आए ये कांग्रेस में, और ज्यादा जनसभा वाला यानी जन समूह को जोड़ना ना ये अच्छा नहीं है। काहे अच्छा नहीं है? तो वो लोग अभी तैयार नहीं है इस आंदोलन के प्रति, ये लोग तैयार नहीं है, इसीलिए इनको शामिल करना सही नहीं रहेगा। लेकिन उग्रवादी की विचारधारा अलग थी। वो चाहते थे कि जो आंदोलन है, आंदोलन में जन समूह को शामिल किया जाए, क्योंकि उनमें भी शक्ति है, उनमें भी त्याग की भावना है। यहां पे ये जो मुद्दा आप जो देख रहे हैं ना, ये बहुत ज्यादा मतलब टकराते रहते थे इस मुद्दे को लेकर। अब आते हैं नेक्स्ट, यहां पे देखिए, सरकारी सेवा में उदारवादी सरकारी सेवा में शामिल होना चाहते थे, भागीदारी लेना चाहते थे, और जो संवैधानिक सुधारों की मांग कर देंगे। जैसे मान लेते हैं कि वो सरकारी सेवा में शामिल हो गए और बोले कि हाँ ठीक है हम भी शामिल हो गए, भैया थोड़ा सा इस पे थोड़ा सुधार कीजिए ना, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। यानी ये लोग विनती करते थे, ये लोग मतलब कहते थे, मतलब याचना करते थे। याचना बोले तो क्या बोलते हैं? विनती करते थे, आप यही समझ लीजिए। अब यहां पे अगर बात करें, यहां पर ये लोग कहते थे ना हमको ना कोई भागीदारी नहीं करना है, हमें सीधे स्वराज की मांग करना है। सोच लीजिए अंतर है ना। अब आते हैं यहां पर, ये लोग क्या करते थे, क्या बता ही दिए कि लोग विनती करते थे, अपना प्रार्थना रखते थे, प्रार्थना करते थे कि भैया आप ये ऐसा कर दीजिए प्लीज, ये अच्छा नहीं है, ये ऐसे। यानी संवैधानिक दायरे में रहकर अपने लक्ष्य प्राप्त करने में विश्वास रखते थे, लेकिन इनका ये नहीं था। उग्रवादी कहते थे जरूरत पड़ा ना लक्ष्य प्राप्ति के लिए तो पूरा तरीका अपनावेंगे। कौन सा? बहिष्कार, मतलब प्रतिरोध, स्वदेशी सामान का उपयोग, मतलब इनका विश्वास यही था, बहिष्कार करना। तो ये तो मतलब एक तरह से सीधे सीधे टकराना। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर यहां पे आपको दिख रहा है। आते हैं आगे। अब ये सब तो मतभेद था ही, लेकिन एक मतभेद शुरू हुआ आपका बंगाल विभाजन जब हुआ था तब 1905 में ही, लेकिन वो आप पिछले वीडियो देख चुके हैं। लेकिन अगर हम बात करें ना शुरुआती मतभेद अगर देखा जाए तो वो इनका मतभेद दिख जाता है 1906 में ही, जब कांग्रेस का कोलकाता में अधिवेशन हुआ था। यहां देखिए, दिसंबर 1906 में कोलकाता में अधिवेशन हुआ। तब गर्मपंथी के लोग कहते थे कि नहीं ऐसा है कि अध्यक्ष बाल गंगाधर तिलक को बनाइए या लाला लाजपत को बनाइए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या कि नरमपंथी चाहते थे कि ना रास बिहारी घोष होंगे। अब यहां पे टकरार होने लगा। जब ज्यादा टकरार होने लगा तो कहेंगे ना तब तोर ना मोर, सोच लीजिए ना तोर ना मोर, बनाया गया इनको। अब ये कौन है? यहां देखिए, दादा भाई नेरोजी। अब यहां पर रास बिहारी घोष भी नहीं बने और यहां पर तिलक जी और लाला जी भी नहीं बने, बना दिए गए दादा भाई नेहरू जी को। अब इतने बुजुर्ग हैं कि इसमें कोई विरोध नहीं करने वाला है। चलो ठीक है भाई, चलो दादा
जी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इन्होंने ही तो कांग्रेस का नाम सुझाया था। तो यहां पर ये बने तो सब शांत बैठ गए। अब इन्होंने क्या किया कि स्वराज की मांग कर दी। अब स्वराज की जब मांग की तो यहाँ पे उग्रवादी भी तो चाहते थे कि स्वराज हो, बहिष्कार हो, ऐसा टाइप का, तो वो लोग शांत रहे कांग्रेस मतलब इस अधिवेशन में। तो यहां शुरुआती आपको मतभेद देखने को मिला अध्यक्ष पद को लेकर, लेकिन जैसे ही सूरत विभाजन हुआ उसमें बहुत सारे बातें सामने आई जो लास्ट में टूटने का कारण बना। जैसे पहला, यहां देखिए 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में चाहते थे गर्मपंथी वाले लोग, लेकिन उदारवादी बोले नहीं, सूरत कीजिए। तो सूरत में हुआ, सीधे हुआ। अब वो चाहते थे कहां पे? नागपुर में। उसके बाद फिर से आया अध्यक्ष पद को लेकर लड़ाई। ये लोग चाहते थे, गर्मपंथी के लोग चाहते थे कि लाला लाजपत राय बने, लेकिन उदारवादी के लोग बोले ना। कौन बनेंगे? रास बिहारी घोष, ठीक ना? ना तो ना। अब यहां पे हर बात किसका माना जा रहा है? उदारवादियों का। सूरत में होना चाहिए तो सूरत में हुआ, रास बिहारी घोष अध्यक्ष बनेंगे तो वही बने। इतना भयानक टकरार। अब आते हैं नेक्स्ट, एक चीज और है। उदारवादी के नेता लोग चाहते थे कि जो बंगाल विभाजन यानी जो बंग भंग विरोधी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, वो सिर्फ बंगाल तक सीमित हो, बंगाल तक ही सीमित हो। लेकिन जो उग्रवादी के लोग थे यानी गर्मपंथी थे, वो कहते थे ना पूरे देश में करो यार, बंगाल कोई मतलब भारत से बाहर है क्या? पूरे देश में कीजिए तब ना मजा आएगा, पूरा आंदोलन होगा, तब अंग्रेज जल्दी भाग जाएंगे। तो यहां पे तीन बातें जो मेन थी सूरत विभाजन का कारण का, और इस फैसले को लेकर लास्ट में पूरा विभाजन हो गया। गर्मपंथी के लोग अलग हो गए, नरमपंथी के लोग अलग हो गए। फिर उसके बाद परिणाम क्या हुआ? 1908 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। जब भी विशेष अधिवेशन होता है ना, तो मान लीजिए कि दिसंबर में हमेशा इनका वार्षिक अधिवेशन होता था। विशेष का मतलब तत्काल जब कुछ खतरा हो तब बुलाया जाता है। तो यहाँ इलाहाबाद में एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया और इसमें कहा गया कि भाई 7 साल तक उग्रवादियों के लिए कांग्रेस का दरवाजा बिल्कुल बंद रहेगा। जिसमें आपको मेन तो आपको पता ही है, जैसे तिलक जी हो गए, लाला जी हो गए, पाल जी हो गए, अरविंद घोष जी हो गए, ये सबका दरवाजा बंद हो गया। लेकिन आप यहाँ पे गौर कीजिए, बहुत बड़ा गौर करने वाली बात है। उस समय बंगाल विभाजन चल रहा था और स्वदेशी आंदोलन चल रहा था। स्वदेशी आंदोलन अगर ये लोग मिल के चलाते तो अभी और बहुत बड़ा मतलब एक आंदोलन हो सकता था। लेकिन अगर देखा जाए तो अंग्रेज भी तोड़ फोड़ मोड़ में कामयाब होते थे हर समय। ये लोग आपस में ही भिड़ गए। अब यहाँ पे ये बताइए, आंदोलन होगा कि नहीं होगा, ये होगा कि वो होगा, इसी चीज में भिड़ गए। इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि ये जो स्वदेशी आंदोलन जो चल रहा था, अब कौन साथ देगा? अब सब अलग होगा। अगर एक रहते तो कितना बढ़िया था। और इसकी वजह से ही स्वदेशी आंदोलन क्या हो गया? हवा हो गया। और भी परिणाम की बात करें तो अंग्रेजों को एक फायदा मिल गया। बोला एक काम करते, उग्रवादी अलग हुए ना, ठीक ठीक, तुरंत टन 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 5 गो कानून नया ला दिए। जैसे कि राजद्रोही सभा अधिनियम, भारतीय प्रेस समाचार पत्र अधिनियम, फौजदारी अधिनियम, फिर भारतीय प्रेस अधिनियम, सारा अधिनियम लगा दिए। अब इसी में क्या हुआ कि आप कुछ लिख दीजिएगा तो आपको सीधे जेल। तो भाई बाल गंगाधर तिलक जी रुकने वाले कहाँ थे? वो लिख दिए बमबारी, कुछ बमबारी शब्द लिख दिए और उसकी वजह से क्या हुआ? तिलक जी को 6 वर्षों का सजा सुनाया गया और उन्हें बर्मा भेज दिया गया। कौन से जेल में? तो मांडले जेल में 6 वर्षों तक। उसके बाद कभी कभी किताबों में पढ़ते हैं तो पता चलता है लाला जी को भी 6 वर्ष के लिए जेल हुआ था। बिपिन चंद्र पाल के लिए भी 6 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। लेकिन कहीं किताब में पढ़ते हैं तो पता चलता है कि लाला जी विदेश चले गए और यहाँ पर बिपिन चंद्र पाल भी संन्यास ले लिए राजनीति से। तो यहाँ देखिए कि बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। ठीक,
तो यहां पे आप देख रहे हैं ना, अब आप एक से समझिए युवा किसके साथ रहेंगे, उग्रवादियों के साथ या उदारवादियों के साथ। तो युवा जो थे वो उग्रवादियों के साथ थे और यहां पे ये टूट चुके थे। देखिए अंग्रेज का नियम कितना भयानक था, जो ज्यादा विरोध करते थे उनको सीधे जेल में डाल दीजिए, एकदम नियम लगा दीजिए, और उदारवादी को बस ऐसे रखे रहिए। तो युवा तो भाई बिल्कुल साथ देने वाले नहीं है। तब आप जाते जाते एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आपसे, जरूर कमेंट करके जवाब दीजिएगा। पहला कि कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब हुआ था। दूसरा चीज, अरविंद घोष ने कौन सा आश्रम बनाया था, तथा अरविंद घोष को और क्या कहा जाता है, मतलब उपनाम क्या है। अब एक चीज और भी है, यहां देखिए कि मैंने पीडीएफ बनाया हुआ है भारत का भूगोल जीके ट्रिक। ये मेरा 5-6 साल का मेहनत है और आने वाला है आपका करंट अफेयर। किताब नहीं निकाले हैं, पीडीएफ में और कुछ सहयोग राशि है। अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, या मेरा वेबसाइट भी है mukesh.com, आप वहां भी जा सकते हैं और वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़ा सा सहयोग राशि अगर आप देना चाहते हैं तो दीजिए, अगर नहीं देना चाहते तो नहीं भी दे सकते हैं। और एक चीज और भी है, अनअकैडमी पे भी टेस्ट लेते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। जब भी आपको आना होगा ना तो मेरे से पूछ लीजिएगा, बताते हैं। यानी मुकेश कुमार, बिना स्पेस डाले हुए मुकेश कुमार का कोड डालिए, बीपीएससी में जाकर 10 से फ्री क्लास में पहुंच जाइए, कोनो दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जब भी आप टेस्ट दे देंगे ना तो एक फायदा होगा, फायदा यही होगा कि हम टॉपिक पहले बता देते हैं कि भैया ये पढ़ कर आइएगा और फिर टेस्ट में आप शामिल हो जाइए। इससे क्या होता है, सेल्फ स्टडी भी आपका चलते रहता है, साथ में रिकॉल भी होते रहता है। तो ऐसे ही अगर अच्छा लग रहा है तो आप जरूर शेयर करें, अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करके जाइएगा, बताते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।